अब आ जाती है हमारी मेन सेक्शन, जो हमें प्री मेंस के लिए पढ़नी है, और अभी तक जो हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में वो सब अलग है, ये पढ़ने लायक सेक्शन है। ये कहते हैं जॉइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे संयुक्त दायित्व की, हम बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कोई व्यक्ति, वहां हम एक पर्सन की बात कर रहे थे। अब बात ये आ जाती है कि कार्य एक व्यक्ति द्वारा ना किया जाकर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया। पहले तो अपन ये देख लेते हैं थोड़ा सा जॉइंट लायबिलिटी में सेक्शन 34 में कि एक जो अपराध है, कोई व्यक्ति किस किस तरीके से अपराध के लिए लायबल हो सकता है, कोई व्यक्ति किस किस तरीके से अपराध के लिए लायबल। पहला, वो अकेला उस अपराध को करता है, स्वयं द्वारा किया गया अपराध। दूसरा, उस अपराध को किसी के साथ मिलकर करता है। तीसरा, उस अपराध को करने के लिए किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है ना, या फिर किसी को अवेटमेंट करता है, उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, या फिर अपराध हो जाने के बाद उस अपराध को छुपाने और उसके साक्ष्य को छुपाने में किसी की मदद करता है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कब किसी अपराध के लिए लायबल हो सकता है। अब यहां पर बात आती है कि हम सेक्शन 34 में क्या पढ़ रहे हैं। हम सेक्शन 34 में पढ़ रहे हैं जॉइंट लायबिलिटी, कि दूसरे के कार्य के लिए हम कब लायबल हो सकते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको 3-4 बताए थे, उसमें से एक ये जो लाइन थी, जब हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसको बोलते हैं हम जॉइंट लायबिलिटी। तो आज हम सेक्शन 34 में क्या पढ़ेंगे, जॉइंट लायबिलिटी। तो जॉइंट लायबिलिटी में आप कब लायबल हो सकते हैं। तो सेक्शन 34 में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेक्शन 34 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि उससे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट निकलेंगे। तो वो ये है कि ये कहते हैं जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के को करने के अनुसरण में किया जाता है, तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के दायित्व के अधीन होगा जैसे कि वह कार्य स्वयं उसी ने किया। तो इसमें पहला कंटेंट क्या आ गया कि कोई आपराधिक कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य, तो कार्य आपराधिक होना चाहिए, है ना, कई व्यक्तियों द्वारा, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, और एक यानी कि एक आपराधिक कार्य किया गया हो। आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों यानी कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ठीक है ना, और एक दूसरे के सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया हो, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो इसमें किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। तो इसके एक एक कंटेंट को हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि कॉमन, ये जो जॉइंट लायबिलिटी है कहाँ कहाँ लगती है। तो सेक्शन 34 से 38 तक हमें जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक, और सेक्शन 149 भी जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताती है। तो ये कुछ सेक्शन है, सेक्शन 34 से 38 तक हमें जॉइंट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट दिए गए, प्लस सेक्शन 149 ये भी जॉइंट लायबिलिटी की बात करती है। ठीक है, इसमें आने से पहले हम कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर ये सब करने के लिए हमें जॉइंट लायबिलिटी में क्या क्या करना पड़ेगा, 3 शब्दों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, कॉमन इंटेंशन, सेम इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। इन तीनों को हमें एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब हम जॉइंट लायबिलिटी को कर पाएंगे। जॉइंट लायबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो 34 और 149 में बताए गए हैं। तो हम 34 की चर्चा कर लेते हैं। 34 पहले तो ये है कि भाई जो 34 है वो ये बताती है कि जब कार्य कई व्यक्तियों द्वारा, जो हमने 3-4 वो लिए थे, वन लाइन फैक्ट इसके कंटेंट लिए थे, कोई कार्य किया गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई कोई कार्य किया गया, आपराधिक कार्य किया गया है, तो एक आपराधिक कार्य किया गया है, ठीक है ना। अपराध कार्य, कोई जो कार्य है वो अपराध होना चाहिए। अपराध से मतलब है इंडियन पिनल कोड में जो कुछ भी ऑफेंसेस बताए उसमें से आपने कुछ किया है, वही ऑफेंस है, और तो कोई ऑफेंस है नहीं। टॉर्ट में जो होता है वो ऑफेंस नहीं होता, वो सिविल लायबिलिटी होती है ना। तो किया गया है किसमें, इंडियन पिनल कोड का कोई ऑफेंस किया। ऑफेंस जो किया गया है वो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, एक से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति द्वारा किया गया तो जॉइंट लायबिलिटी की बात ही नहीं आती है, ठीक है ना, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो एक से अधिक व्यक्ति जिनके द्वारा वो अपराध किया गया है, उनकी लायबिलिटी क्या होगी उस ऑफेंस में, यदि वो उस ऑफेंस में जाकर अलग अलग काम करते हैं। एक तो बात यह है कि भाई जो व्यक्ति हैं वो अपनी अपनी बंदूक लेकर जाते हैं, है ना, 5 व्यक्ति गए और उन्होंने एक ही व्यक्ति पर अपनी अपनी बंदूक से फायर किया एक साथ मिलकर, तो नो डाउट वो सब अपने अपने काम के लिए लायबल है। यहाँ तो उनको हम ये कह सकते हैं कि साहब उन्होंने, सभी ने गोली चलाई,
है ना, और सभी की गोली इस तरीके से चलाई कि कोई व्यक्ति सामने वाला मर जाए, तो हम सबको मर्डर के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 34 नहीं भी होती तो भी हम उनको मर्डर के लिए लायबल ठहराते हैं। वैसे तो इस पर भी जॉइंट लायबिलिटी लगती है, जब भी हम ट्रायल करेंगे सीआरपीसी में तो जॉइंट लायबिलिटी लगेगी, लेकिन सवाल ये प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति अलग अलग टाइप से काम करते हैं, है ना, कि उनकी इस काम में भूमिका क्या है। कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उनकी इस काम में भूमिका क्या है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं तो केवल खड़ा हुआ था, मैं तो केवल खड़ा हुआ था। अब ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती कि आप तो केवल खड़े हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या उसकी लायबिलिटी भी क्या, और बाकी के उसके जो साथी हैं वो मर्डर कर रहे हैं या लूट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर समस्या ये आती है कि हम उसको क्या सजा दें जो खड़ा हुआ है, खाली हाथ खड़ा हुआ है वो, या दूरबीन से कहीं इशारे से देख रहा है, रास्ते में कोई आ तो नहीं रहा, उसका क्या अपराध है। वो तो मर्डर कर नहीं रहा, वो तो चोरी नहीं कर रहा, वो तो लूट नहीं कर रहा, डकैती नहीं कर रहा। तो ऐसा क्या है, तो हम उसको कौन से अपराध के लिए दंडित करेंगे। तो यहां पर ये देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट आता है, इसके अपन आगे नेक्स्ट कंटेंट में डिस्कस कर लेंगे कि भाई अगर वो जो व्यक्ति है जो ये कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तो यहां पर जितनी भी जो कई व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कार्य कर रहा है वो उनका सबका कॉमन इंटेंशन है, तो वो एक ही कार्य के लिए लायबल माने जाएंगे। सामान्य आशय, जो टाइटल है हमारा सामान्य आशय है ना, सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया कार्य। तो यदि उनका सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन है, काम को एक साथ करने का कॉमन इंटेंशन है, तो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो लूट कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, वो सब ऐसे माने जाएंगे कि वो सारा काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आवश्यकता क्या है, हम कब मानेंगे कि कोई व्यक्ति कॉमन इंटेंशन में है। तो कोई व्यक्ति कॉमन इंटेंशन में, एक से अधिक व्यक्ति कॉमन इंटेंशन में तब माने जाएंगे जब उन्होंने पूर्व नियोजित योजना बनाई थी, है ना, प्री प्लान किया हो, और उसके लिए उनके अंतर्गत पूर्व नियोजित योजना बनाई हो, और मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हो, यानी प्री मीटिंग ऑफ माइंड। ये दो कंटेंट जरूर होनी चाहिए। पहले उन्होंने प्री प्लान किया हो और उसके लिए प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो, यानी कि वो एक दूसरे के इंटेंशन को समझते हैं। वो प्री प्लान करके एक इंटेंशन बनाकर आए हैं कि हमें ये काम करना है और ये काम इस तरीके से करना है। तो पहले तो अपन ये बात कर लें कि जो प्री मीटिंग ऑफ माइंड है, इंटेंशन है, वो ऑन द स्पॉट भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कोई ऑफेंस करने ही गए थे। अगर आप इशारों में से भी 4 लोग इसलिए तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक है कि हाँ चलो अपन ये काम करने लगते हैं। जैसे एक आदमी भीड़ में कुछ लोग 5 लोग एक लड़के को पीट रहे हैं। आपने देखा हो आजकल मॉब लिंचिंग वगैरह चल रही है ना। 5 लोग पीट रहे हैं कि भाई इसने गाय चुरा ली है, बच्चा चुरा लिया, ये लड़की छेड़ दी, वाट एवर कुछ भी है। तो बाकी के जो लोग हैं वो भी इसीलिए आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कोई घर से अपराध करने निकला हो, है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अपराध करने निकला है। हो सकता है रास्ते में ऐसी कोई घटना घट जाए, या हम ये देखें कि साहब 2 लोग आपस में 2 दोस्त जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक महिला, वो चैन स्नैचर ही है ना, स्नैचिंग करते हैं, या कोई भी है, उनको लगता है कि यार किसी का थैला गिर गया है, माल गिर गया है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अपन दोनों इसको उठा लेते हैं। तो रास्ते में भी ऐसी चीज़ें हैं। प्री मीटिंग ऑफ माइंड, है ना। और प्री प्लान से मतलब ये नहीं कि आपने पहले घर पर बैठकर पूरी योजना बनाई हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ के ऐसा लगता है ना, पूर्व नियोजित योजना, प्री प्लान करना, प्री प्लान के मतलब बैठेंगे, प्लान बनाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। वो ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। बस जरूरी इतना है कि 2 लोग या 3 लोग, या यानी कि 2 या अधिक लोग जब कोई कार्य कर रहे हैं, उससे पहले कम से कम उनमें इशारों में इतना तो हो गया हो कि हाँ ये काम हम मिलकर कर रहे हैं, हम इसमें साथ में। जैसे भीड़ जब लोगों को मारती है, एक बार जैसे अपन एग्जाम्पल पे चल रहे थे कि एक व्यक्ति को सब लोग मिल के मार रहे हैं, तो यहाँ पर वो सब एक झुंड में होते हैं और वो एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं, या नहीं करते। वो एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं। हाँ मारो मारो मारो, एक आदमी कहेगा चलो पुलिस थाने ले चलो, तो उसको पुलिस थाने ले, एक आदमी कहेगा मारो तो सब मारने लगते हैं, एक आदमी मार डालो इसको, सब मार डालने लगते हैं उसको। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि हाँ वो सब एक तरीके से एक ही जैसा काम कर रहे हैं। खैर ये कॉमन इंटेंशन में नहीं आएगा, ये कॉमन ऑब्जेक्ट में आएगा, भीड़ वाला एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। तो ये प्री मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट आप इशारे से एक साथ काम करने लगते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें कुछ केसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड जो पहला केस है, जो सबसे महत्वपूर्ण केस इसका माना जाता है, वो है वरेंद्र कुमार घोष का। वरेंद्र कुमार घोष 1925 का ये केस है। इसमें कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया गया है। वरेंद्र कुमार घोष के केस में क्या हुआ था
कुछ लोग एक पोस्ट ऑफिस गए कैशियर से पैसा लूटने, ठीक है, पोस्ट मास्टर जो वहाँ था उससे पैसा लूटने गए। अचानक से उसमें से सब लोग बंदूक लेकर गए थे। सब लोग इधर देखो यार, क्या करते रहते हो। सब लोग बंदूक या हथियार लेकर गए थे। उसमें से एक व्यक्ति ने अचानक से गोली चला दी और पोस्ट मास्टर ऑन द स्पॉट मर गया। ये देखकर वो बिना पैसा लिए वहाँ से भागे। भागते भागते में जो पोस्ट ऑफिस के जो और लोग थे उनको भागते देखकर, मतलब अपराधियों को भागते देखकर बाकी लोगों में हिम्मत आ गई, तो उनके पीछे भागे और गलती से बरेंद्र कुमार घोष पकड़ में आ गया। बरेंद्र कुमार घोष रास्ते में गोलियां चलाता हुआ भागा, हवाई फायर करते हुए, ये मतलब उनको डराने के लिए, लेकिन लोग नहीं डरे, लोगों ने उसको पकड़ लिया। ट्रायल चली, ठीक है, ट्रायल चली तो बरेंद्र कुमार घोष का ये कहना था कि मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने गोली उसको मारी नहीं, मैं केवल बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है। न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि नहीं, आप इसमें कुछ फैक्ट बताए गए थे कि भाई कॉमन इंटेंशन क्या होता है। इसमें पहला तो यही था कि जो लोग बाहर खड़े होते हैं, जो लोग पहरा देते हैं, वो भी अपराधी माने जाएंगे, है ना। जो लोग बाहर खड़े हैं, जो पहरा देते हैं, वो भी अपराधी माने जाएंगे। ये कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत है, क्योंकि आप जब घर से निकले थे, जो भी आप, या जब आपने ऑफेंस करने का प्री प्लान किया, प्री मीटिंग ऑफ माइंड की, तो आपके दिमाग में ये सब था कि भाई एक आदमी पहरा देगा, बाकी के लोग लूटने जाएंगे, बाकी के लोग डकैती करेंगे, है ना, कोई भी बोलेगा तो गोली कौन चलाएगा, इस तरीके से। क्योंकि ये सारे काम, ये प्री प्लान है, ये प्लान ऑफेंस है, इसमें ये सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता। एक ही आदमी गोली भी मार देगा, एक आदमी पहरा भी देगा, है ना, एक आदमी लूट भी लेगा, तो ये सब एक आदमी नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप प्री प्लान करके चल रहे हैं। और जो आदमी पहरा दे रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो पहरा दे रहा है, आम व्यक्ति नहीं है। इसके लिए महाभारत में पूरा किस्सा कहानियाँ हैं। जो आदमी पहरा दे रहा है, महाभारत में अगर आप जाएंगे तो आपने वो एपिसोड देखा होगा जब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी, है ना। अर्जुन किसी के पीछे चला गया, अर्जुन को किसी ने चैलेंज कर दिया था कि मुझे मार के दिखा अगर धनुर्धर, अर्जुन चला गया था। तो चक्रव्यूह में घुसने के लिए केवल अभिमन्यु था उनके पास, और उस वक्त जो उसका जीजा था दुर्योधन का, उसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि उस दिन उससे कोई नहीं जीत सकता था। तो बाकी पांडव बोले कि भाई हम पीछे पीछे चले जाएंगे, तू चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता बना, अर्जुन तो आएगा, जब आएगा तब हम देखेंगे। तो अभिमन्यु बोला मैं अंदर तो जा सकता हूँ, बाहर नहीं निकल सकता। तो पांडव उससे क्या बोले बाकी के कि ठीक है तू चल, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं। लेकिन जो दुर्योधन का जीजा था जयद्रथ, उसको उस दिन वरदान प्राप्त था कि भाई वो इतना ताकतवर हो जाएगा, एक दिन उसको कोई नहीं हरा पाएगा अर्जुन के अतिरिक्त। तो ठीक है, अर्जुन तो था ही नहीं, तो अभिमन्यु अंदर चला गया, जयद्रथ ने पहरा लगा दिया, और बाकी भीम और ये बाकी तो कुछ थे ही नहीं, मतलब ऐसे ही थे पांडव। तो ये लोग अंदर नहीं जा पाए, है ना। ये तो सब पता ही है आपको, महाभारत सभी ने देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग थी। लेकिन मजेदार बात यह है, जब अर्जुन लौटकर आया तो क्या उसने ये प्रण लिया, ये शपथ ली कि मैं दुर्योधन को जान से मार दूंगा, मैं कर्ण को जान से मार दूंगा? नहीं, उसने कहा पहरा किसने दिया था उसको बुलाओ। पहरा दिया था जयद्रथ ने, ठीक है ना। तो पहरा देना एक महत्वपूर्ण बात है। भाई पहरा दे रहे हो कि यानी कि आप बाकी अपराधियों को बिल्कुल फ्री होल्ड छोड़ रहे हो कि तुम जाओ, हम देख लेंगे। तो यहां पर डिसीजन बरेंद्र कुमार घोष के केस में यह दिया गया कि ठीक है, जो पहरा देते हैं वो भी ऑफेंस करते हैं। तो आप ये ना कहें कि आप केवल पहरा दे रहे थे, ये कॉमन इंटेंशन है। यानी कि कॉमन इंटेंशन में दूसरी बात है, एक बार आपका प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, एक बार आपने सोच लिया कि हम सब मिलकर अपराध करेंगे, तो उसमें कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये मटेरियल है। महत्वपूर्ण केवल इतना है कि जो ऑफेंस किया जा रहा है उसमें आपने किसी ना किसी तरीके से अपना पार्टिसिपेशन दिया है, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड कॉमन ऑफेंस। आपने क्या किया है इमटेरियल है, आप उसमें इन्वॉल्व थे, ये मटेरियलिस्टिक बात है, ये कॉमन इंटेंशन है। और यहां पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि आप जो ऑफेंस कर रहे हैं, आपने अपना योगदान दिया है, वो योगदान ऐसा होना चाहिए जो आपने साथ मिलकर दिया है, साथ मिलकर दिया है और उनकी हेल्प में काम किया है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ ले। एक महबूब शाह का केस भी हमारे पास था, ठीक है ना। तो महबूब शाह के केस में हमें दो चीज़ें बताई गई थी, जो वैसे तो कॉमन इंटेंशन के लिए जाना ही जाता है। इसमें कॉमन इंटेंशन बेसिकली प्रूफ नहीं हुआ था महबूब शाह के केस में। महबूब शाह के केस में क्या हुआ था, महबूब शाह का केस एक
कंटेंट के लिए और भी जाना जाता है, वो आता है अंतर, डिफरेंस क्या है कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में। सेम इंटेंशन की अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। महबूब शाह का केस क्या था, जो महबूब शाह था वो अपने खेत पर नहा रहा था, उसके खेत के पास एक नदी थी, नदी में से कुछ लोग नाव से आए, अल्लाह मोहम्मद मतलब जो भी नाम था, अल्लाह वगैरह 2-3 लोग आए, वो उसके खेत से कुछ लकड़ी थी वो लेकर जाने लगे, चुरा कर लेके जाने लगे। वो नहाते हुए उसने कहा कि ठीक है मेरे खेत से लकड़ी मत ले जाओ। ये सुनकर महबूब शाह की आवाज़ सुनकर उसका जो भतीजा था वो आ गया, वो सीधा उन लोगों के पास पहुंच गया, अल्लाह के पास, कि ठीक है तुम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। वो उनसे जाकर लड़ने लगा। ये लड़ाई की जो आवाज़ें आने लगी, महबूब शाह भी नहाते हुए अपना तैयार वैयार जो भी, उसने कहा ठीक है मैं भी दौड़ के जाऊँगा। उधर से महबूब शाह का जो बेटा था बली शाह वो आया, ठीक है ना। महबूब शाह अलग भाग रहा था बंदूक लेकर, बली शाह अलग भाग रहा था, अब है ना, किसको बचाने के लिए, महबूब शाह अपने भतीजे को बचाने के लिए, भाई वो लड़ रहा था अल्लाह से वहाँ पर और उसके साथियों से। तो ऐसे में भागते भागते में उसने जो बली शाह था महबूब शाह का बेटा, उसने फायर कर दिया, अल्लाह ऑन द स्पॉट मर गया, बली शाह भाग गया। पकड़ा कौन गया, महबूब शाह। महबूब साहब ने भी फायर किया था, उसके दूसरे साथी के पैर पे गोली लगी थी, लेकिन उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ये कि महबूब शाह पकड़ा गया। अब बात ये आती है कि भाई जो मरा था बली शाह की गोली से, अल्लाह मरा था, तो वो महबूब शाह उसके लिए कॉमन इंटेंशन के लायबल है या नहीं, क्योंकि काम तो एक ही था, दोनों किस लिए जा रहे थे, ऑन द स्पॉट जो लड़ाई हो रही थी उसमें दोनों के हाथ में हथियार था। तो हम क्या ये कहेंगे कि प्री मीटिंग ऑफ माइंड था? नहीं, इसमें नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्ट था जो महबूब शाह का भतीजा था उसको बचाना, जो उन लोगों के अल्लाह और उसके साथियों के पास पहुंच गया था गलती से, ठीक है, ज़्यादा बहादुरी दिखाई और वहाँ पहुँच गया, तो उसको बचाने का ऑब्जेक्ट था। महबूब शाह ने कतई नहीं सोचा था कि उसका बेटा बली शाह गोली चला देगा और इस तरीके से चलाएगा, हवाई फायर ना करते, इस तरीके से चलाएगा, डायरेक्ट गोली मार देगा किसी को। तो इसलिए महबूब शाह को अपराधी तो घोषित किया गया, लेकिन कॉमन इंटेंशन में अपराधी घोषित नहीं किया। इसका मतलब अल्लाह के मर्डर के लिए उसको लायबल नहीं ठहराया गया। उसने जो किया, जो भी ऑफेंस उसने किए, गोली चलाई थी, उसके लिए उसको लायबल ठहराया गया था, ठीक है। तो यहाँ से एक तो हम ये कहते हैं कि भाई महबूब शाह का केस भी कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, लेकिन एक चीज़ यहाँ से और निकल कर आती है, सेम इंटेंशन। सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन क्या होता है, इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जब हम काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में ये प्री मीटिंग ऑफ माइंड बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। प्री मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि हम काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन कुछ इस तरीके से है कि हम किस तरीके से उस काम को करेंगे, उसके लिए हमारे बीच में कोई भी प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, पूर्व नियोजित योजना नहीं है, ठीक है ना। हम वो काम अपने अपने तरीके से करेंगे। हम काम एक ही करना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। इसको हम बोलते हैं क्या, सेम इंटेंशन। यानी कि दो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, दो अपराधी जो कार्य कर रहे हैं, एक ही कार्य करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो दोनों क्या करना चाह रहे थे, जो भतीजा था महबूब शाह का, उसको बचाने जा रहे थे। उसको बचाने के लिए वो बंदूक लेकर भागे। पहला ऑफेंस तो ये कि आप हथियार लेकर इस तरीके से जा रहे हैं। दूसरी बात, आप इस इरादे से जा रहे हैं कि कोई ना कोई इंजरी करें, लेकिन इंजरी क्या करें, जैसे ये पॉइंट ऑफ, ये उसका भतीजा है, तो ये बली शाह जा रहा है, ये महबूब शाह जा रहा है, ठीक है ना। दोनों में कोई प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, इनका सेम इंटेंशन है। वो सेम इंटेंशन क्या है, इसको बचाना अपने अपने तरीके से, ठीक है। और चूंकि ये दोनों साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, ये अलग उसको बचाने जा रहा है, अलग बचाने जा रहा है, तो यहां पर कॉमन इंटेंशन क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, अगर ये कहते कि हाँ ठीक है, ये भी कहता कि हाँ ठीक है मार दे, तो फिर ये कॉमन इंटेंशन हो जाता, ठीक है। तो एक ही काम जब किया जाता है, कई व्यक्तियों द्वारा एक ही समय पर एक ही काम किया जाता है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं किया जाता है, तो हम ये कहते हैं सेम इंटेंशन। यानी कि आप एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कॉमन नहीं है, ठीक है ना। आपने मम्मी मूवी देखी होगी, मम्मी तो सब नहीं देखी होगी भाई। विदेशी पिक्चरें देखने का तो इंडियंस को वैसे भी बड़ा भारी शौक है ना। तो ये मिस्र के जो पिरामिड हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा कई सारे ग्रुप यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात जो पुराने राजा अपने साथ लेकर सो जाते थे, मर जाते थे, है ना, वो सब जाते हैं।
ये हीरो हीरोइन और उसके भाई का ग्रुप था, ठीक है ना, ये दूसरे लोगों का ग्रुप था, ये दूसरे लोगों का ग्रुप था, अलग अलग ग्रुप है ना। उसमें कुछ विलेंस भी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे हाँ जो भीड़ के लिए थे, अलग अलग ग्रुप जा रहे थे। एक ग्रुप में 2, 4, 5, 10 ऐसे लोग थे, किसी में 2 किसी में 10, लाइक जैसे भी हो। तो ये सब एक ऑफेंस करने जा रहे हैं, ये सब एक ऑफेंस करने जा रहे हैं। कोई लूट, कोई डकैती। अगर 5 से कम व्यक्ति हैं तो वो लूट करने जा रहे हैं, और 5 से अधिक व्यक्ति हैं तो वो डकैती करने जा रहे हैं। ऑफेंस एक ही है। चलो हम सबको डकैती का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एक डकैती करने जा रहे हैं, ठीक। यहां पर काम एक ही करने जा रहे हैं, यानी कि सेम इंटेंशन। इनका आशय क्या है? एक अपराध करना। अपराध कौन सा? जो सभी को एक ही ऑफेंस करना है, सेम इंटेंशन। जैसे मूवियाँ आती हैं, मूवियों में वो दे दिया जाता है, एक सुपारी दे दी जाती है कई लोगों को, बोलो जो भी इसको मार देगा, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा, उसको 5 करोड़ का 10 करोड़ का इनाम, ठीक है ना। तो ये क्या है? सब लोग, जो भी लोग उसको मारते हैं, जो भी विलेंस के अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनका सेम इंटेंशन है कि वो एक ही काम करने जा रहे हैं। लेकिन क्या एक साथ कर रहे हैं? यहां पर सब लोग यहाँ डकैती डालने जा रहे हैं पिरामिड पर, लेकिन क्या इनका एक दूसरे को हेल्प करने का इरादा है? हो सकता है इस ग्रुप को अगर सोना मिल जाए तो ये वाला ग्रुप उसको गोली मार दे। सेम तो अलग बात है, ये ऐसा भी है कि एक दूसरे से भी लड़ जाएं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो लोग साथ में डकैती करने जा रहे हैं, इनका कॉमन इंटेंशन है, लेकिन ये इसी जगह पर इसी चीज की डकैती करने जब दूसरा ग्रुप जा रहा है तो इनका और इनका सेम इंटेंशन है, कॉमन नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये सेम इंटेंशन है, कॉमन नहीं है। तो ये होता है सेम इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन। तो महबूब शाह के केस में सेम इंटेंशन था, महबूब शाह के भतीजे को बचाना, जिसमें बली शाह ने गोली चला दी, ठीक है। तो वो सेम इंटेंशन के लिए है, तो उसमें अंतर बताया जाता है कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में। अब जो नेक्स्ट जो लायबिलिटी की बात आती है हमारी, ज्वाइंट लायबिलिटी की, संयुक्त दायित्व की, वो आती है 149 में। ये भी बड़ी मजेदार सेक्शन है। 149 केवल सेक्शन 141 में बताए गए ऑफेंस के लिए लागू होती है। यदि एक भीड़ 5 या इसमें कम से कम 5 व्यक्ति लगते हैं। खैर 5 और 10 व्यक्तियों की हम बाद में बात करेंगे, और 141 में क्या दिया गया ये भी हम बाद में बात करेंगे। नॉर्मली ऐसे ऑफेंस की बात कर रहे हैं जो भीड़ मिलकर करती है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये इंटेंशन की बात नहीं करता है। जॉइंट लायबिलिटी जो अपन ने 149 की बात की थी, ये क्या है? कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये कहते हैं कि 141 का ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो सेक्शन है 142, वो ये कहती है कि भाई जो एक भीड़ का सदस्य होगा उस सब पर 149 लग जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर एक भीड़ द्वारा अपराध किया जा रहा, हो सकता है उसमें से 5 लोग कॉमन इंटेंशन में काम कर रहे हों, लेकिन और लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती जाती है, जैसे दंगे वगैरह होते हैं, दंगे बलबा हो रहा है ना, तो उसमें लोग इकट्ठे होते जाते हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, ये सब चीज़ें। तो जो लोग इकट्ठा होकर अपनी अपनी अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर चले आ रहे हैं, वो सब भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं। और भीड़ का हिस्सा ऐसे नहीं कि मजबूरी में भीड़ में फंस गए, वो आते हैं भीड़ का हिस्सा बनने, देखने आते हैं, मज़े लेने आते हैं, है ना। 2-4 चांटे हम भी मार लेंगे, 2-4 लात घूसे हम भी मार लेंगे, अगर मार्केट लूट रही है तो कुछ हम भी लूट लेंगे। तो इस तरीके से वो लोग आते हैं, तो भीड़ इकट्ठी होती जाती है। तो जो कोई भी एक भीड़ का, ऐसी भीड़ का सदस्य होगा जिसके कुछ लोग 141 का ऑफेंस कर रहे हैं। 141 में कुछ ऑफेंस बताएं, सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, मतलब इस टाइप की हैं, उनकी अवज्ञा का पालन नहीं करना, विधि अनलॉफुल काम करना, न्यायालय के या कानून के आदेशों का उल्लंघन करना, वाटेवर, ठीक है ना। तो जब कुछ लोग, जैसे एक भीड़ है, 4-5 लोग मिलकर ऑफेंस कर रहे हैं सेक्शन 141 का, इसमें कुछ लोग अलग से आते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है ना, और वो इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। अब बात वही है कि ये सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही भीड़ में सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। अच्छा, इसने गाय को मारा, अच्छा इसने बच्चे सुराए, मारपीट चालू कर दी, है ना। सरकार के विरुद्ध कोई काम, जैसे अभी SC ST का आंदोलन हो गया था हमारे यहाँ, तो सब लोग भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है।
तो ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, इंटेंशन क्यों नहीं बोलते? ये एक उद्देश्य है जो पूरा कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? भीड़ का हिस्सा होना। और इसमें आदमी अपने अपने ऑब्जेक्ट से, जरूरी नहीं है यहां पर जो कुछ लोग इकट्ठे हैं जिन्होंने ये अपराध चालू किया था, ये भीड़ चालू की थी, वो एक चीज के लिए आए। हो सकता है भाई उनका कोई अपना ऑब्जेक्ट हो, उनका कोई अपना इंटेंशन हो कि भाई हमें ये करना है, लेकिन बाकी के लोग जो आ रहे हैं जरूरी नहीं वो उनका साथ देने आ रहे हों। जैसे अब भीड़ में कुछ चल रहा है तो हो सकता है वहां कुछ लोग ऐसे भी हों, अच्छा इतनी भीड़ हो गई, हम किसी की चैनी चुरा लेंगे, हम किसी का पर्स मार लेंगे, है ना, ऐसे भी लोग आ रहे हैं। वो अपने अपने ऑब्जेक्ट से, भीड़ का हिस्सा होने का ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें अपने लिए आंदोलन करना है, तो उसमें कुछ लोग इसलिए भी आ गए अगर किसी को मारपीट करने का मौका मिले तो हम भी पीट लेंगे, 2-4 चांटे हम भी मार लेंगे, है ना। कुछ लोग भीड़ में इसलिए भी हैं अगर ये दुकानें जलाते हैं, कुछ करते हैं तो हम लूट लेंगे चीज़ों को। आपने देखा होगा जब भी कुछ ऐसा होता है लूटपाट टाइप की मच जाती है। तो जब एक भीड़ स्टार्ट होती है और उसमें लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं अपनी अपनी सोच से, उनका कोई मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे की हेल्प में काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस बात से कि वो एक दूसरे की हेल्प में काम कर रहे हैं, नहीं, वो तो केवल इसलिए जा रहे हैं कि उनका अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है कि हाँ हमें तो मजा आ रहा है भीड़ का हिस्सा होने में, तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। और जो कॉमन ऑब्जेक्ट का हिस्सा होगा वो जो लोग भी ऑफेंस कर रहे हैं उसमें, ठीक है, उसी ऑफेंस के लिए वो भीड़ का हर सदस्य लायबल होगा। तो ये होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन इंटेंशन, सेम इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। सेम इंटेंशन में क्या होता है? सेम इंटेंशन में, कॉमन इंटेंशन में हर व्यक्ति, एक जो ऑफेंस किया गया है उसके लिए हर व्यक्ति लायबल होगा, भले ही उसने उसमें भाग ना लिया हो, भले ही उसमें वो चपरासी की तरह खड़ा हो, ठीक है ना, वो उसकी तरह लायबल होगा जिसने गोली मारी है। लेकिन कॉमन सेम इंटेंशन में क्या होगा? सेम इंटेंशन में जिसने जो किया है वो केवल उसी के लिए लायबल होगा। जैसे बली शाह, महबूब शाह के केस में बली शाह, महबूब शाह का बेटा, मर्डर के लिए लायबल था। ये अलग बात है वो पकड़ा नहीं गया तो अपन ने उसको मर्डर के लिए ट्रायल नहीं चल पाई, लेकिन महबूब शाह मर्डर से भिन्न किसी अन्य अपराध के लिए लायबल था। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए हो सकता है क्योंकि उसने भी गोली चलाई, लेकिन उसकी गोली से कोई मरा नहीं, पैर में लगी थी गोली। तो सेम इंटेंशन में क्या होता है? सेम इंटेंशन में आप जो करेंगे आपकी लायबिलिटी केवल उतनी। कॉमन इंटेंशन में आप कुछ भी ना करें, आपकी लायबिलिटी वो है जो सबसे गंभीर से गंभीर अपराध उसमें किया गया, जितने भी ऑफेंस किए गए सबके लिए आप लायबल ठहराए जाएंगे। तो इसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। चले, तो ये था प्री मीटिंग ऑफ माइंड वगैरह जो भी अपन ने इसके कंटेंट किए वो सारे कर लिए, ठीक है। ये कोई अब बात आती, कुछ और ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ऑब्जेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि भाई जो जॉइंट लायबिलिटी होती है सेक्शन 34 है, ये किसी अपराध का गठन नहीं करती। ये तो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक साथ ट्रायल कैसे चलाई जाएगी। तो कॉमन इंटेंशन में हम उसको बराबर से भागीदार बना देंगे और एक साथ ट्रायल चलाई जाएगी, ठीक है ना। वो किसी सेपरेट ऑफेंस का गठन नहीं कर, इसमें कोई ऑफेंस नहीं। जबकि 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट में 141 का ऑफेंस है, 5-6 ऑफेंस दिए हैं इसमें, हम 141 के टाइम पर ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसका ऑफेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ केस थे। एक केस था ऋषिदेव पांडे 1955, ऋषिदेव पांडे 1955। इसमें ये बताया गया है कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी निर्मित हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि भाई क्या घर से प्लान करके आए, नहीं, चलते चलते में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलते चलते में आपका मूड बन सकता है कि भाई इस व्यक्ति को लूटा जा सकता है, लूट लो मिलके, है ना। रात को कोई व्यक्ति जा रहा है अकेला सोने की चैन पहनकर, आपने कहा लूट लो, तो लूट ले, जरूरी नहीं है आप घर से चैन चोरी करने निकले हो, ठीक है। तो ये घटना स्थल पर भी निर्मित हो सकता है। तो ये थी जॉइंट लायबिलिटी। इसमें जॉइंट लायबिलिटी में सेक्शन 34 से 30 और सेक्शन 140 ने आए, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, कॉमन इंटेंशन, सेम इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा।